तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन 28 दिसंबर को पूरे शिफ्ट में यानी कि ऑल शिफ्ट का सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि कोयला जलाने पर कौन सी जहरीली गैस निकलती है। कोयला जलने पर कौन सी जहरीली गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इसलिए अगर यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि कोयला जलाने पर है ना ये जहरीली गैस उत्पन्न होती है। अगर क्वेश्चन में अगर रहता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में कोयला जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सिंपल, ये नहीं कि हाँ कोयला जलाने पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में दे दे कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में कोयला जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर सिंपल पूछे कोयला जलाने पर कौन सी जहरीली गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसका करेक्ट आंसर होगा। जब तक ऑक्सीजन नहीं दे तब तक ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ज़्यादातर क्या मुख्यतः ये गैस जहरीली गैस कौन सी निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यहीं पर एक चीज़ और है कि कास्ट जो कोयला जो है, या तो कास्ट कोयला दे दे ऑक्सीजन की मौजूदगी दे, या तो कास्ट कोयला वायु में जलकर क्या उत्पन्न करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन अगर सिंपल पूछ दिया है तो उसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा। ठीक है, कोयला जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, और कोयला के बारे में और बात करते हैं। तो कोयला खाद्यान्न में किस गैस के कारण विस्फोट होता है, तो मीथेन के कारण कोयला खाद्यान्न में विस्फोट होता है। ठीक है, कोयला किसका अप्रूप है, तो कोयला ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन, ये सब कार्बन का अप्रूप है। ठीक है, सबसे उच्च किस्म का कोयला अगर पूछे तो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला, है ना। और सबसे अधिक कार्बन प्रतिशतता वाला कोयला भी पूछे तो एंथ्रासाइट कोयला होता है, जो कि 86 to 97% होता है। ठीक है, सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछे तो वो होता है लिग्नाइट कोयला, उसे भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि यदि समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था और आपको हम बताए थे। देखिए, एक होता है श्रेणी क्रम, जिसमें आपको बताया था कि R1 कुल प्रतिरोध क्या होगा, सीधा वाला होगा ना, R1 R2 प्लस R3। समांतर क्रम में क्या बताएं, ऐसे समांतर होता है ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर नीचे 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ें मान के चलिए प्रतिरोध दे दिया है 2 दे दिया है 4 दे दिया है 6 दे दिया है, इसको सीधा में जोड़िएगा तो व्यक्तिगत रूप से क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बटा में करके जोड़िएगा तो ये व्यक्तिगत से क्या होगा, कम हो जाएगा ना। बटा में जैसे 1/2 कर देंगे, 1/4 देंगे, तो ये जो व्यक्तिगत है यानी कि 2 से भी कम हो जाएगा, 4 से भी कम, 6 से भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाए, प्रतिरोध क्या होगा, तो समांतर में बटा में होगा तो यानी कम हो जाएगा, सामान्य प्रतिरोध से क्या होगा, कम होगा। और श्रेणी क्रम में ये पूछता तो क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना। तो यानी कि यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में चालक का प्रभावी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे प्रतिरोध कम हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें सही कथन के बारे में पूछा था, बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल। तो ये क्या सही है कि बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल दो घटक हैं, जो कि और सूखे कचरे और गीले कचरे का अलग रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, जो आसानी से नष्ट हो जाए ना, जिसका अपघटन आसानी से हो जाए। गैर बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसका आसानी से अपघटित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको समझिए। देखिए, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्राकृतिक रूप से पौधे या पशु स्रोतों से उत्पन्न होता है। बायोडिग्रेडेबल है ना, इसे अन्य जीवित जीवों द्वारा विघटित किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल क्या है, विघटित किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल कचरे के उदाहरणों में पौधों के अवशेष, सब्जियों के छिलके, कागज, प्राकृतिक कपड़े शामिल है। जबकि गैर बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट है वो जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से आसानी से विघटित नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक, धातु और अन्य अकार्बनिक पदार्थ। जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट पृथ्वी के सतह पर लंबे समय तक बने रहते हैं। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का पुनर्चक्रण और पृथक्करण कठिन और महंगी प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या जरूरी है, तो प्रजनन है ना, रिप्रोडक्शन जो है ये जरूरी है जीवों की उत्पत्ति के लिए। तो जीवों की उत्पत्ति के लिए प्रजनन एक जरूरी प्रक्रिया है। प्रजनन के जरिए ही जीवों की निरंतरता बनी रहती है। प्रजनन के बारे में कुछ जरूरी चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना है आपको। प्रजनन जीवित जीवों की एक मूलभूत विशेषता है। प्रजनन के जरिए जीवित जीव अपने जैसे ही संतान पैदा करते हैं और प्रजनन के जरिए ही जीवों की संख्या बढ़ती है। प्रजनन से ही लाभदायक विविधताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। प्रजनन से ही जैव विकास होता है। प्रजनन के 2 तरीके होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। प्रजनन के अभाव में प्रजातियां लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाएगी
और जल्द ही विलुप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है स्मॉल जी का मान पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्मॉल जी का मान आपको ध्यान रखना है ध्रुवों पर अधिकतम होता है और जो भूमध्य रेखा पर वो न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन सही हो जाता है कि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा होने की वजह यह है कि ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है। पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान 0 होता है और पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या तो 1 ग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या आपका कैपिटल जी का मान पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है। कैपिटल जी के मान कल पूछा गया था, है ना। कैपिटल जी से जैसे फॉर्मूला पूछ लिया गया था, तो क्या होता है एफ बराबर जी m1 और m2 बटा डी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कैपिटल जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और स्मॉल जी का क्या होता है, केवल होता है ना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में किया गया था ना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली में 17 सितंबर को समाप्त हुआ था, जिसमें हरियाणा 40 स्वर्ण और 39 रजत और 26 कांस्य कुल सहित 105 पदक हासिल करके ये खिताब जीता था। ठीक है, यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पे कौन रहा था, तो 2023 में हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया था। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जो है ये कहाँ हुआ था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये तमिलनाडु में हुआ था, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था न्यूटन के दूसरे नियम से। आपको न्यूटन के तीनों नियम से लगभग क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये आपका रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में, इसलिए शुरू से बता रहे थे। जब भी एक पूछा था आपको तीनों बताते थे हमेशा। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, ये बल का व्यंजक देता है ना, एफ बराबर एम है ना, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के मुताबिक किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम क्या है, जब कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में तो अस्थिर में रहना चाहती है और जो गति में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। न्यूटन की गति का पहला नियम को ही क्या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कि किसी वस्तु पर जो है ना जो क्रिया होती है तो ठीक उसके विपरीत समान और विपरीत है ना प्रतिक्रिया होती है। तो ये होता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। जैसे कि बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक पीछे की ओर धकेलता है, तो ये होता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। जैसे क्वेश्चन आया था कि नाव से जब आदमी कूदता है तो नाव पीछे की ओर चला जाता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फल का निर्माण किस में होता है, तो फूल के स्त्री जननकोष यानी कि अंडाशय से बनता है। ठीक है, और निषेचन की प्रक्रिया के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, फूल के स्त्री जनन या कोष यानी कि अंडाशय से बनता है, निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, अगर किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर मुड़ा हुआ है तो वो कैसा होगा, यानी कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ है तो वो कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अंदर की ओर या तो केंद्र की ओर बोले तो अवतल दर्पण होगा। तो ये चीज़ें इससे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये चीज़ों को इसको ऐसे समझिए, देखिए अवतल दर्पण जो है परावर्तक पृष्ठ जो है ना, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हुआ आता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है। इसको यहाँ चित्र से समझिए, देखिए ये है आपका क्या बोला, ये जो ऐसे से किया हुआ है ना, ये है कलई क्षेत्र। ठीक है, और ये वाला जो है ये परावर्तक क्षेत्र है, इसमें ये परावर्तक क्षेत्र है और ये कलई क्षेत्र है। ठीक है, तो परावर्तक क्षेत्र जो है क्या है, देखिए परावर्तक क्षेत्र जो है, परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर मुड़ा हुआ, किसमें, इसमें देखिए अंदर की ओर मुड़ा हुआ है परावर्तक ये वाला, तो ये अवतल दर्पण हो गया। और परावर्तक सतह ये बाहर की ओर है ना, बाहर की ओर मुड़ा हुआ इसे, तो ये हो गया कौन, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया अवतल और ये है उत्तल। ठीक, और वो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से क्वेश्चन क्या अक्सर पूछा जा रहा है, जैसे कि निकट दृष्टि जिसे उत्तल दर्पण का जो है गाड़ी के पश्च दृश्य देखने में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ना, जो गाड़ी के साइड मिरर में जो आईना लगा रहता है वो मिरर जो है उत्तल दर्पण का, और गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
और जैसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछा जाता है, तो दूर दृष्टि दोष में किसका, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइड के बारे में गलत है। तो एक कथन दिया था आपको, क्योंकि दूध कोलाइड विलयन नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि दूध क्या कोलाइड विलयन का ही उदाहरण है। ठीक है, कोलाइड के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको कोलाइड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दूध है ना, वास्तव में कोलाइड विलयन का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। ठीक है, कि बोला कि दूध कोलाइड का विलयन नहीं है। देखिए, कोलाइड विलयन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि दूध क्या कोलाइड विलयन का उदाहरण है, मक्खन, जेली, गोंद का जल में कोलाइड विलयन, सल्फर का जल में कोलाइड विलयन, कोहरा, धुआं, कीटनाशक स्प्रे, शेविंग लेदर और व्हिप्ड क्रीम, ये सब क्या है, कोलाइड विलयन का उदाहरण है। यूकैरियोटिक कोशिका से एक प्रश्न था, आपकी कोई भी प्रश्न हो सकता है। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में अगर क्वेश्चन आता है कि इनमें से क्या नहीं पाया जाता है, देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है, केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है, केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में क्या है, केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली होता है, जबकि इसमें प्रोकैरियोटिक में केंद्रक भी नहीं होता है और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आता है। और क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग होता है, कोशिकांग जो है वो झिल्ली से बंधे होते हैं। ठीक है, होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिकांग झिल्ली से बंधे नहीं होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि छठा वार्षिक भारत कोयला सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया, तो नई दिल्ली में किया गया था ना। 2024 में नई दिल्ली के होटल ली मेरिडियन में आयोजित किया गया था छठा वार्षिक भारत कोयला सम्मेलन 2024। मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर कौन सी तंत्रिका बनाती है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर कौन सा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन एक आता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। या तो प्लेटलेट्स का निर्माण पूछे तो वो भी अस्थि मज्जा में हो जाएगा, आरएनए का निर्माण पूछे, डीएनए का निर्माण पूछे तो ये सब कहाँ, अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, सॉरी आरएनए नहीं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी है ना। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित होता है, तो निषेचन के बाद बीजांड जो है ये बीज में परिवर्तित होता है, यानी सीडिस में ये परिवर्तित हो जाता है। देखिए, यदि कोई किसी पिंड को लंबवत विस्थापित किया जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी पिंड को लंबवत विस्थापित किया जाए तो ये अगर किसी पिंड को लंबवत ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्च बिंदु पर उसका वेग शून्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंड वापस नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा, तो देखिए ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का त्वरण नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु के त्वरण के बराबर होता है, लेकिन ये ऋणात्मक होता है, ये ध्यान रखना है। ऋणात्मक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माँ के शरीर से भ्रूण का पोषण किसके जरिए होता है, तो प्लेसेंटा से होता है ना। प्लेसेंटा जो होता है, तो प्लेसेंटा नामक एक विशेष ऊतक के जरिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद देता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और पानी देता है। ठीक है, यहाँ पर इसका समीकरण देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब अभिक्रिया किया तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल इसमें उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक तन्य धातु है सोना है। ठीक है, सबसे अधिक तन्य धातु पूछे या तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु पूछे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, सोना होता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है सोना, है ना। सोना से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना है। देखिए, एनसीईआरटी के मुताबिक सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय भी है, सोना सबसे ज़्यादा लचीली धातु भी है। किसी पदार्थ को बिना टूटे पतले तार में फैलाने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। धातुओं के उनकी लचीलापन और तन्यता के कारण हमारी ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होता है, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड उत्पन्न होता है ना। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड उत्पन्न होता है। जब देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ समीकरण में देख सकते हैं, है ना। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया होती है
तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। और इसमें और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ध्यान रखना, क्या इसका उत्पाद जो होता है क्या, बेरियम सल्फेट एक सफ़ेद अवक्षेप होता है और सोडियम क्लोराइड घोल में घुला रहता है। और ये कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक दोहरी विस्थापन प्रक्रिया है, अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में अभिकारक के दो तत्व एक दूसरे के साथ विस्थापित हो जाते हैं, तो ये क्या है, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मीथेन में ऑक्सीजन के से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन में ऑक्सीजन से क्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी गैस निकलती है ना। जैसे जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O गैस निकलती है। तो इसमें इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा गर्मी भी पैदा होती है। मीथेन के जलने की प्रक्रिया इस प्रकार है ना, मीथेन को जब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन को जब ऑक्सीजन से ना, ऑक्सीजन से जब मिलाते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट पारी यानी कि पब्लिक परी है, PARI है ना, तो पारी है तो बोलिए तो परी, ये पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट या तो पहले पूछा गया, ठीक है, फिर ये पूछा गया, इससे 3 प्रश्न आ चुका है प्रोजेक्ट परी से, ठीक है। तो आपको उस समय एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बताए थे कि ये प्रोजेक्ट परी जो है ये 46वां विश्व धरोहर समिति की बैठक के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने इस परियोजना को शुरू किया था ना, भारत की सार्वजनिक कला जो है ये की शुरुआत किया था, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय के ये पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत की सार्वजनिक कला की शुरुआत किया था किसने, संस्कृति मंत्रालय ने, किस मंत्रालय ने पूछा था, संस्कृति मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल में कक्षाओं को दर्शाने के लिए किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, तो KLMN अक्षर का प्रयोग किया जाता है ना, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी और चौथी क्या, N को दर्शाता है, ठीक है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल में कक्षाओं को दर्शाने में KLMN जैसे अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। इन कक्षाओं को सेल भी कहा जाता है। तो नील बोर के परमाणु मॉडल से जुड़ी कुछ और बातें हैं कि बोर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों पर घूमते हैं। इन कक्षाओं को N अक्षर से भी दर्शाया जाता है, जहां N का मान एक पूर्णांक होता है। N का मान बढ़ने के साथ कक्षाएं नाभिक से दूर हो जाती है, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी कक्षा में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना किस सूत्र से किया जाता है, तो 2n² से किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने, तो गौतम गंभीर बने हैं। खेल करंट अफेयर एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उससे कई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, वो वीडियो जाकर देखिएगा, ये सब आपको बताए हुए हैं। खेल करंट अफेयर एंड रेलवे टेक्नीशियन स्पेशल उसमें करके वीडियो बनाया हुआ खेल करंट अफेयर, वहीं से क्वेश्चन ये पूछा गया, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन है, गौतम गंभीर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्या था, बजट 2024-25 की 9 प्राथमिकताओं में से कौन इसमें नहीं है, ये से क्वेश्चन आया था। तो 9 प्राथमिकताएं अगर जानते हैं तो उसमें से आप छांट लेंगे कौन सा नहीं है। तो आपको यहाँ डिटेल में बता देते हैं कि बजट 2024-25 की 9 प्राथमिकताएं हैं वो क्या है, ठीक है। वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो बजट 2024-25 के पहले यही ध्यान रखना है कि कितनी प्राथमिकताओं पर ये विशेष जोर दिया है, तो 9 प्राथमिकताएं, ठीक है। ये ध्यान रखना कौन कौन सा है वो यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, पहला है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा है विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा शहरी विकास, फिर है ऊर्जा सुरक्षा, 6 हो गया। अब 3 क्या है, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। ये 9 प्राथमिकताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित होता है, तो कोशिका द्रव्य में। कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित होता है, तो कोशिका द्रव्य में परिवर्तित होता है, पायरुवेट में, ठीक है। अब कोशिका के बारे में यहाँ थोड़ा और जानते हैं, जैसे कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कोशिकीय श्वसन की पहली अवस्था है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज अणुओं को पायरुविक अम्ल में तोड़ा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया के बारे में कुछ और चीज़ें ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं, तो 2 पायरुवेट बनते हैं। इस प्रक्रिया में 2 ATP और 2 NADH अणु भी बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के बंधों से इलेक्ट्रॉन इकट्ठा किए जाते हैं। पायरुवेट अधिक ऊर्जा उत्पन्न
करने के लिए क्रेब्स चक्र में प्रवेश करते हैं। पायरुवेट जो है अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसमें, तो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखना है, ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट किस में बदल जाता है, तो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। मांसपेशियों में ऐंठन का कारण कौन बनता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है ना। धावक जो जैसे कि दौड़ता है तो उसमें मांसपेशियों में थकान जो महसूस होती है किसके कारण, लैक्टिक एसिड जमा हो जाने के कारण। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में बदल जाता है। तो दो अति महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न यहाँ बन जाता है। देखिए, ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में भी बदल जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या मेन क्वेश्चन क्या था, कोशिका से ना, कि कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कोशिका के बारे में लगातार आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे तो कोशिका के बारे में आपको जानना है, कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका के केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और टीबी के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जो कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था, वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने कब किया था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो 1665 में किया था। और कोशिका विभाजन की खोज जो है वाल्थर फ्लेमिंग वो कब किया था, 1882 में किया था। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और क्या ध्यान रखना है, मानव शरीर में पूछे अगर सबसे बड़ी कोशिका है अंड कोशिका, और सब मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दर्पण का सूत्र पूछा था। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है दर्पण का सूत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। देखिए, यह सूत्र जो है किरण प्रकाशिकी में दर्पण की फोकस दूरी, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच के संबंध को दर्शाता है। देखिए, दर्पण की फोकल लंबाई वक्रता की त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकल लंबाई वक्रता की त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता की त्रिज्या को r से अक्षर से दर्शाया जाता है। दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र क्या होता है, m बराबर -v/u होता है ना, बाई यू होता है, बट्टा में होता है ना। आवर्धन सूत्र जो होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा होता है वस्तु की ऊंचाई। और दर्पण के ध्रुव P से बाईं ओर मापी गई दूरी को ऋणात्मक माना जाता है। दर्पण के P से बाईं ओर जो है ये ऋणात्मक माना जाएगा, और दाईं ओर जो है इधर दर्पण से तो ये धनात्मक माना जाता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर और लंबवत मापी गई ऊंचाई को धनात्मक माना जाता है। ठीक है, धनात्मक कहाँ का माना जाता है, दाईं ओर है जब तो धनात्मक, और ऊपर और लंबवत है तो धनात्मक, और नीचे रहेगा तो ऋणात्मक। ठीक है, नीचे रहेगा और या तो बाएं रहेगा तो ऋणात्मक। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और लेंस का सूत्र पूछे तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, दर्पण का सूत्र हुआ था क्या, देखिए प्लस हो गया था ना, दर्पण का सूत्र में यहाँ प्लस हो गया था। लेंस का सूत्र पूछे तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर बस कंडक्टर ने 30 सालों में 3 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, उसका नाम क्या है, तो यह है मारीमुथु योगनाथन है। 30 सालों में 3 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाया इसलिए ये प्रसिद्ध हो गया है ना, मारीमुथु योगनाथन। नेक्स्ट है कि राजस्थान में 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट मिला था, तो देखिए राजस्थान में कुल कितना सीट है, 25 है। ठीक है, जिसमें बीजेपी को अगर पूछा जाए राजस्थान में कितना मिला तो 14 सीट मिला था। ठीक है, 14 और 11 में था कांग्रेस और उसका सहयोगी दल। तो कांग्रेस का पर्सनल कितना मिला, 8 सीट कांग्रेस का, 3 है उसका सहयोगी दल को मिला था। तो कांग्रेस को कितना हो गया, 8 है। इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अगर बीजेपी का पूछा जाएगा तो कितना, 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एक, आवर्धन ऋणात्मक हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा, है ना। ऋणात्मक हो तो क्या होगा, उल्टा होगा, ये ध्यान रखना है। आवर्धन ऋणात्मक होने पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। आवर्धन का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है क्या, प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। तो सिंपल समझ लेना है कि ऋणात्मक यानी उल्टा और धनात्मक होगा यानी कि सीधा। ठीक, नेक्स्ट है, केवल उत्तल लेंस ही नकारात्मक आवर्धन उत्पन्न करते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। केवल उत्तल लेंस ही नकारात्मक आवर्धन उत्पन्न करते हैं और आवर्धन धनात्मक होने पर
निर्मित प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से पूछा था, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न होती है? तो पीली कालिख जैसी ज्वाला उत्पन्न होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलाने से। अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आप ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर पीली कालिख जैसी ज्वाला उत्पन्न होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा होता है। इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक दोहरा या तो तिहरा बंध होता है और इन्हें पूर्ण दहन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण की वजह से ये अपूर्ण रूप से जलते हैं और धुंधली ज्वाला देते हैं। कार्बन की ज़्यादातर मात्रा हवा में पूरी तरह से ऑक्सीकृत नहीं हो पाती है और कालिख जैसी लो होती है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है के कुछ उदाहरण है, जैसे एल्कीन, एल्काइन, ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। यानी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाए अगर कि एल्कीन को जलाने पर कैसी उसका उत्पन्न होगा, है ना। एल्कीन और एल्काइन को जलाने पर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न होगी? तो पीली कालिख जैसे, है ना, एल्कीन और एल्काइन को, क्योंकि वो क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रही बात संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो उसमें क्या है? ऑक्सीजन के साथ पूर्ण दहन से गुजरते हैं तो साफ नीली लो देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। संतृप्त कार्बन जो है कैसा देता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन साफ नीली लो देता है। ठीक है, और असंतृप्त में क्या है? वो देता है ना, कैसा? पीली कालिख जैसी। ठीक, तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2, है ना, CaOH का होल 2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2 होता है। इसे आमतौर पर बुझा हुआ चूना या तो सेलेक्ट लाइम कहते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कुछ और नाम ये है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते क्या? बिल्डर्स लाइम, या तो कास्टिक लाइम, या तो हाइड्रेटेड लाइम, या तो पिकलिंग लाइम, अचार बनाने वाला चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये सारी चीज़ें बोला जाता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि इनमें से कौन सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे बिल्डर्स लाइम, कास्टिक लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, पिकलिंग लाइम और अचार बनाने वाला चूना। नेक्स्ट है कार्बन मोनोक्साइड का सूत्र क्या है? तो COO क्या है? ये कार्बन मोनोक्साइड का सूत्र है। कार्बन मोनोक्साइड एक कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के त्रिआबंध से बनता है। इसका अनुसूत्र होता है CO। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दाब का सूत्र पूछा था आपसे, तो दाब का सूत्र क्या होता है ना? दाब का सूत्र हो जाता है यहाँ F/A, यानी बल बटा क्षेत्रफल। बल के जगह पर अगर आपको कुछ दूसरा जैसे कि परनोद अगर दिया है तो परनोद बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आज अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये याद रखना है। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल ऋणात्मक, और उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल का धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजीव खन्ना भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाले? तो 51 में मुख्य न्यायाधीश बने ये संजीव खन्ना। अभी भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। ठीक है, शिफ्ट 2 और 1 का आपको डिटेल में अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या स्पीड में फास्ट रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अगर दो पिंडों में एक पिंड के द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए, परिणामी बल क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि लिस्मेनिया किस बीमारी का वाहक है? तो लिस्मेनिया जो है लिस्मेनियासिस नामक बीमारी का वाहक है। नेक्स्ट आया था क्या? 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक जितना प्रोटॉन होगा वही परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु द्रव्यमान पूछे तो ये दोनों को जोड़ देना है, 13, 14, 27 हो जाएगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब एक आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है यदि प्रकाश की एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से गुजरती है तो क्या होता है? दर्पण की सतह से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। नेक्स्ट है कि सोलेनाइड में करंट बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि सही कथन को पहचानिए। तो सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक समान होता है। नेक्स्ट कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो इमारतों में आग के खतरों के रोकने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, और भी प्रयोग किया जाता है जो कि आपको इसमें बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जहाँ की घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम कैसे पुनर्उत्पादित करता है? तो अलैंगिक और लैंगिक दोनों से, है ना। नेक्स्ट है कौन द्विलिंगी है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया था, तो इसमें सरसों जो है ये द्विलिंगी फूल है। नेक्स्ट है
अम्ल जो है नीले लिटमस को कैसा कर देता है, आपको बताए थे। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है ना, अनिल ऐसे आपको बताते थे, याद करवाते थे। नेक्स्ट है त्वरण कैसा मात्रा पूछा था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडकोश या वृषण में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था में जो आपको चार्ट बताए थे, है ना, जो नीचे रहेगा सबसे कम क्रियाशील वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो सबसे ऊपर रहेगा वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, मुक्त अवस्था में कौन पाई जाएगी, तो मान के चलिए सबसे नीचे कौन है, चांदी या सोना, सोना हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, सबसे नीचे ये सब मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगर मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती पूछे तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये चार्ट से आप आसानी से आंसर बना सकते हैं। जैसे ऊपर वाला पोटेशियम, सोडियम, है ना, कैल्शियम, ये सब मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, और ये सब जो है नीचे ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है साल 2024 का रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया, तो अनिल प्रधान को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य बराबर पूछा था, बल गुना विस्थापन होता है, किसमें कायिक जनन नहीं होता है, तो फूल में कायिक जनन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एल्किन का उदाहरण कौन सा है, तो एल्किन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए यहाँ सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि उदाहरण में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया। तो एल्किन एक्स्ट्रा फैक्ट्स से ही देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, एल्किन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, एल्किन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है ये। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा का भाग है, यांत्रिक ऊर्जा क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा और अस्थिर ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कई जगह किया जाता है, आपको इसमें बता दिया ना, कपड़े धोने के लिए, फर्श, शौचालय, कपड़े धोने के कमरे साफ करने के लिए, ये सब आपको बताया हुआ है। 3 कक्ष हृदय पाया जाता है, 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, किसमें, वो पाया जाता है अधिकांश उभयचरों और कुछ सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है ना। तो जैसे कि मगरमच्छ को छोड़कर, है ना, ये ध्यान रखना है। तो जैसे मेढक है उसमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, मानव में क्या है, 4 कक्षीय हृदय है। नेक्स्ट है गेंद को ऊपर की ओर फेंकते समय निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर रहता है, तो त्वरण जो है एक्सेलरेशन वो अस्थिर रहता है। विखंडन के बारे में कौन सत्य है, तो विखंडन के बारे में आपको पूरा डिटेल बता दिए, है ना। विखंडन के बारे में असत्य कथन पूछा था, तो असत्य में क्या है, केवल एक बहुकोशिकीय जीव ही विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, ये असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, विखंडन एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है जिसमें मूल शरीर कई टुकड़ों में विभाजित होता है और फिर प्रत्येक टुकड़ा कोशिका विभाजन द्वारा एक नए जीव को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अभाज्य संख्या के बारे में लगातार आपसे पूछा जा रहा है, तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो खुद से और एक से विभाजित हो और उसके अलावा किसी से विभाजित नहीं हो, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या से आपको ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है अमीबा में जो विभाजन यानी कि बाइनरी फ्यूजन होता है के बारे में कौन सा गलत कथन है, तो गलत कथन पूछा था, तो अमीबा में द्विविभाजन के बारे में यह गलत है कि अमीबा में बाइनरी विखंडन वास्तविक बाइनरी विखंडन नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि इसमें होता है। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कॉपर ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है, यह प्रकृति में क्षारीय होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रबल अम्ल है, यानी कि क्या बनाता है, तो आप इसमें डिटेल्स में आपको सब मिल जाएगा। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अभिक्रिया से कॉपर क्लोराइड और पानी बनता है, कॉपर क्लोराइड और पानी। नेक्स्ट है शीर्ष विभोज्योतक उत्तक पौधों की जड़ों और तने की क्या बढ़ाने में मदद करता है, तो लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। आपको पादप हार्मोन ये 4 आपको हमेशा याद रखना है। ऑक्सीजन क्या करता है, पौधे में वृद्धि को बढ़ाता है, वृद्धि को प्रेरित करता है। जिब्रेलिन पुष्प खिलने में मदद करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और एब्सिसिक एसिड जो है जब पौधा पूरा बढ़ जाता है तो उसको वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट है कार्बन की वह संतति जिसके कारण वह अन्य यौगिकों के साथ बंधने में सक्षम होता है, वो क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा नवंबर 2024 को कहाँ से देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, तो ये लेह से किया है ना, लद्दाख की राजधानी लेह से। नेक्स्ट है कि 2024 का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो है वो किस क्रम का है, तो 70वां है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के बारे में पूरा आपको बता दिए, कौन सा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, वो सेकंड शिफ्ट में आपको बता दिए डिटेल में। नेक्स्ट है कि 8वां भारत जल सप्ताह 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया, और इसका उद्घाटन किसने किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। साल 2023 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने किस टीम को हराकर जीता, तो बड़ोदरा को हराया था, और मतलब पंजाब ने बड़ोदरा को हराया था, ये 2023 की बात है। 2024 का किसने जीता, तो मुंबई मध्य प्रदेश को हराया था। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होती है, ये पूछा गया था, तो प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होती है, आप बता सकते हैं, किसी टाइप का प्रश्न पूछेगा बता सकते हैं। आपको मेन चीज़ क्या जानना है कि प्रकाश की चाल जो होती है ना
किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी, है ना। तो घनत्व ज़्यादा वाले माध्यमों का अपवर्तनांक भी अक्सर ज़्यादा होता है। यानी मेन चीज़ें क्या समझना, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसकी प्रकाश की चाल उसमें उतना कम होगी। अब जैसे इसमें दे दे कि इसमें कौन सा, किसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, तो जिसका कम होगा, कम किसका अपवर्तनांक है यहाँ, है ना, 1.33, ये कम है, यानी इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ऐसे प्रकाश की चाल सिंपल पूछे कि इसमें अधिक होती है तो निर्वात में अधिक होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ललित कला अकादमी पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कौन सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग है, तो हेपेटाइटिस क्या है, ऑप्शन के अनुसार से आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस एक संक्रमणकारी रोग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है, तो परजीवी पौधे वे होते हैं जो अपने पोषण के कुछ या तो सभी जरूरतें दूसरे जीवित पौधे से लेते हैं। ये पौधे एंजियोस्पर्म का करीब 1% हिस्सा होते हैं और लगभग हर बायोम में पाए जाते हैं। परजीवी पौधा में जैसे ऑप्शन में से इसमें से कोई भी होगा तो आंसर वही होगा ना, डोडर, रेफलेसिया, अमरबेल, ऑस्ट्रेलियाई क्रिसमस ट्री और अर्नोल्डी। नेक्स्ट एक शक्ति, जो विद्युत शक्ति का सूत्र पूछा था, P बराबर क्या था, V²/R होता है। ठीक है, एक ये भी आपको याद रखना है, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है ना, धारा इंटू उसका प्रतिरोध। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने पूछा था क्या, तरुण जो ऋण है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10 लाख से तो 20 लाख कर दिया गया है। शिशु लोन की तरह अभी कितना मिलता है, तो 50,000 मिलता है। ये सब आपको बता चुके हैं। TCS ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किसके साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है, तो IIT बॉम्बे के साथ। नेक्स्ट हाल ही में प्रोजेक्ट पारी, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन प्रोजेक्ट पारी से। तो ये कहाँ, ये शुरुआत कहाँ हुई, नई दिल्ली में। पूछा था किसने किया था उसमें, थर्ड शिफ्ट में, तो संस्कृति मंत्रालय ने किया था। नेक्स्ट है इसमें समानुपात और चतुर्थ समानुपात से क्वेश्चन आ रहा था, आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्कोर क्या है, तो भारत का स्कोर 63.99 है। अगर पूछे रैंक क्या है तो 109 है। नेक्स्ट है जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, ये पौधे को यांत्रिक सहायता देता है और जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा, तो अभाज्य संख्या ये प्रथम 10 ये सभी है, इसको जोड़ के 10 से भागा दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 12.9, इसको जोड़िएगा सब आएगा 129। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या में आपको चीज़ें सर बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अस्थित ऊर्जा में जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान 5 दे दिया और ऊंचाई दे दिया 8, तो अस्थित ऊर्जा निकालना है तो mgh कर दीजिएगा। तो m है 5 और g का कितना माना 10, तो 5 10 और ये 5 10, हाँ 5 10 यानी 50 अगुना 8 कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 यानी 400। नेक्स्ट है एक ऐसा पौधा जिसकी टहनी से नया पौधा उगाया जा सकता है, तो वो कौन सा, गुलाब है। नेक्स्ट है जब व्यक्ति नाव से किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटने लगती है, इसका किस नियम का उदाहरण है ये, तो न्यूटन का तीसरा नियम का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो एक संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं। नेक्स्ट एक हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या पूछा, तो 53 पिकोमीटर होता है। इसका द्रव्यमान अगर पूछे 1.008 होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का नीचे गिरना किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। वह बिंदु जहाँ द्रव जो है ठोस में बदल जाता है वो हिमीकरण कहलाता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो अलग होकर अपनी एक नई संरचना का निर्माण करता है, तो ईस्ट जो है। ठीक है, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जो मुकुलन के जरिए अलग होकर एक नई संरचना का निर्माण करता है। नेक्स्ट है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का, तो निकट 3 लीटर वाला 4 लीटर वाला लेंस चढ़ा देंगे, ऐसे आपको याद करवा दिए थे। नेक्स्ट है वायु में फैले धूल के कणों के दिखाई देना कौन सी घटना के कारण होता है, तो ये दिखाई देना जो है टिंडल प्रभाव की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका में कौन सा भाग होता है जो जीवन को अंदर नहीं आने देता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है गर्मियों में लोग अपने छत पर खुले स्थान पर जल क्यों छिड़कते हैं, तो क्योंकि गर्मियों में लोग छत और फर्श पर पानी इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि पानी वाष्पित होकर होता है जिसके लिए ऊष्मा फर्श तथा छत से लेता है और वे ठंडे हो जाते हैं। अतः फर्श को और छतों को ठंडा रखने के लिए गर्मियों में इस पर पानी छिड़कते हैं। नेक्स्ट है
मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते थे, ये पूछा है तो 2 पदक जीता था। ठीक है, किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने आनुवांशिक पीढ़ी में लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता है, तो केंचुआ और घोंघा। बिस्मांगी मिश्रण से क्वेश्चन पूछा था, तो बिस्मांगी मिश्रण जैसे तेल और रेत, ये क्या बिस्मांगी मिश्रण है, जो अच्छे से मतलब नहीं मिल पाए वो बिस्मांगी मिश्रण है। रेत और जल का मिश्रण, जैसे रेत और लोहे का मिश्रण, पेट्रोल और जल का मिश्रण, ठीक है, तो ये सब क्या बिस्मांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मूकुलन द्वारा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा और यीस्ट जो है मूकुलन द्वारा प्रजनन करता है। कौन सा युग्म गलत है, तो ये क्वेश्चन आया था कि द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वाधन कहलाता है, ये गलत है, क्योंकि ऊर्ध्वाधन किसको बोलते हैं, ठोस से जो सीधे गैस में बदल जाता है वो ऊर्ध्वाधन कहलाता है। और यहाँ क्या बोला, द्रव से जो गैस में बदलेगा तो वो क्या कहलाएगा, द्रव से गैस के जो बदलेगा वो वाष्पीकरण कहलाएगा ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड की विशेषता नहीं है, तो कोलाइड की विशेषता आपको पूरा बता चुके हैं। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, पूरा डिटेल में इसको बताया हुआ। ठीक दोस्तों, इस तरह से आपका 28 दिसंबर का ऑल शिफ्ट का पूछा हुआ प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहे।